सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने पर जोर। रेज 2020 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा। कृषि, जल और इनोवेशन क्षेत्र में पहलों की समीक्षा। कोविड-19 से निपटने में सहयोग बढ़ाने पर जोर। जापान में क्वाड देशों की अहम बैठक आज। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री होंगे शामिल। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के तौर तरीकों पर होगी बातचीत। राजस्व हानि के मुआवजे के लिए केंद्र से राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए जारी करने की जीएसटी परिषद ने की सिफारिश। जून 2022 के बाद भी जीएसटी उपकर जारी रखने का फैसला। और रक्षा कर्मियों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पारिवारिक पेंशन के लिए लगातार 7 साल की न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता समाप्त। निर्णय 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी। सरकार भारत को विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाना चाहती है, जिसके लिए कई अहम प्रयास किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक ने कनेक्टिविटी को बढ़ाया है और भारत आईटी के क्षेत्र में प्रभावी योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तकनीक से पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिला है। India has also proved to be the powerhouse of the global IT services industry. We will continue to digital excel and delight the world. Friends, in India, we have experienced that technology improves transparency and service delivery. We are home to the world's largest unique identity system, Aadhaar. We also have the world's most innovative digital payment system, UPI. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पूरी तरह से तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है और सरकार का लक्ष्य सभी गांवों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर हाउस बने, ये भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। The future belongs to the youth and every youngster matters. Each child has unique talents, capabilities and aptitudes. At times, the right person ends up at the wrong place. There is a way we can change that. How about every child observing him or herself while growing up? Can parents, teachers and friends carefully observe children, observe them from their childhood, the start of adulthood? प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ई कोर्सेज को क्षेत्रीय भाषाओं में भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। It remains our collective responsibility to ensure trust in how AI is used. Algorithm transparency is key to establishing this trust.
equally important is accountability. We must protect the world against weaponization of AI by non-state actors. सम्मेलन की शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने चर्चा भी की। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। 9 अक्टूबर तक चलने वाले सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे सामाजिक सशक्तिकरण में भागीदारी बढ़ाने और डेटा के सार्थक उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा सकता है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भी अपने विचार रखे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में ई स्वास्थ्य सेवाओं और ई मार्केट को तैयार किया है। डीबीटी के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका को भी समाप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता की मदद से कई लोग शिक्षित हुए हैं। देश के आईटी कंपनियों ने विश्व में अपनी जगह मजबूत की है। We have already set up a data protection law after the widest consultation possible. It is awaiting parliamentary scrutiny in a select committee. Is going to be finally passed by the parliament very soon. It is a fine amalgam of ensuring data privacy, data safety, data security, and also data innovation and data empowerment. And most important, giving a big fillip to data economy, which India is poised to offer. India's digitization efforts, driven by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, through Aadhaar, UPI, GST, and now the National Digital Health Mission, and other such public digital infrastructure have created a unique opportunity for artificial intelligence to be leveraged to increase transparency and improve governance outcomes while safeguarding personal data and privacy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जल, कृषि और इनोवेशन क्षेत्र में दोनों देशों की ओर से की गई पहलों की समीक्षा की। उन्होंने ट्वीट किया कि इस दौरान कोविड-19 महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री और वहां के लोगों को यहूदी नववर्ष और सुकोट त्योहार की शुभकामनाएं भी दी। इजरायली प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बातचीत की जानकारी देते हुए बताया गया कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ ही सोलर एनर्जी के क्षेत्र में इनोवेशन को लेकर डिजिटल कॉन्फ्रेंस करने पर भी सहमत हुए हैं। जापान में क्वाड देशों की आज अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल होंगे। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के तौर तरीकों पर बातचीत होगी। क्वाड नाम के इस चतुर्भुजीय संगठन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो इसमें शामिल होंगे। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से जापान की ओर से आयोजित ये पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। बैठक से पहले जापानी अधिकारियों ने कहा कि विदेश मंत्री कोविड-19 महामारी के प्रभाव और व्यापक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत पहल पर चर्चा करेंगे। बारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। भारत में रूस के दूतावास ने यह जानकारी दी है। ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक का विषय है वैश्विक स्थिरता के लिए ब्रिक्स भागीदारी, साझा सुरक्षा और नवीन विकास। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 में 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के प्रमुख बैठक में हिस्सा लेंगे। जीएसटी राजस्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई इस बैठक में राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति को लेकर बड़े फैसले किए गए। वहीं कारोबारियों को भी कई मोर्चों पर राहत देने का ऐलान किया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले सप्ताह उन राज्यों को 24,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे जिन्हें आईजीएसटी के हिस्से में वास्तविक बकाया के मुकाबले कम प्राप्त हुए हैं। इस साल अब तक एकत्र किए गए क्षतिपूर्ति उपकर 20,000 करोड़ रुपए राज्यों को बांट दिए जाएंगे। This year's compensation cess collected amounting to 20,000 crores will be distributed late night today. So there wouldn't be anything kept behind. The entire amount will be disbursed. A call was taken that this has to be corrected. And then the formulation with which, even if the money was devolved to the states which had to get the money, which had got earlier, far lesser than what they should have got, difficulty arose about how to get the money back from states which had received more. So on that, we wanted to have a way in which that can be solved without burdening the states today. 1 जनवरी के बाद से जिन करदाताओं का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें जनवरी से मासिक रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा। आईजीएसटी के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों को अधिक आईजीएसटी का वितरण हुआ है, उसे वापस लिया जाएगा। क्षतिपूर्ति पर विचार विमर्श करने के लिए जीएसटी परिषद 12 अक्टूबर को बैठक करेगी। Other important decisions which the council took was that from 1st of January onwards, the taxpayers which fall into the smaller category, that is those whose annual turnover is less than 5 crores, they will not be required to file monthly returns. Monthly returns, that is the GSTR 3B as well as the GSTR 1, they will not be required to file monthly returns. They will file only the quarterly returns. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के लिए सरकार ने 3 नए स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति की है। मौद्रिक नीति समिति के लिए शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा को स्वतंत्र सदस्य नियुक्त किया गया है। शशांक भिड़े वर्तमान में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार हैं, जबकि आशिमा गोयल मुंबई में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर हैं। जयंत आर वर्मा वर्तमान में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। आने वाले त्योहारी सीजन में इसमें और रफ्तार आ सकती है। वित्त मंत्रालय ने सितंबर के लिए अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में ये बात कही है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि 21 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। कोरोना के बीच अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलने का सकारात्मक असर दिखाई दिया है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते के आंकड़े देखकर लगता है कि कोरोना के मामलों में अब गिरावट आ रही है। त्योहारी सीजन में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में तेजी आने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार कोविड-19 के बीच कारोबार को बढ़ावा देने के उपाय अपनाने के लिए तैयार है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक और मध्य अवधि की विकास दर में गिरावट की आशंका है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड मामलों के बढ़ने और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत में अनलॉक प्रक्रिया के शुरू होने के साथ कई क्षेत्रों में मांग में तेजी आई है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में सुधारों पर जोर दिया गया है। पुराने कृषि कानूनों के चलते किसान स्थानीय मंडी और बिचौलियों के बीच फंसकर रह गया था। सितंबर के महीने में पीएमआई डेटा, जीएसटी, टोल संग्रह, ई-वे बिल, बिजली की खपत और ऑटो बिक्री जैसे कई संकेतकों में तेजी दिखाई दी है। विनिर्माण क्षेत्र में मांग को देखते हुए रिकवरी की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने रेहड़ी पर खाना बेचने वालों को ऑनलाइन लाने के लिए एक अनोखी पहल की है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए फूड डिलीवरी ऐप स्विगी से हाथ मिलाया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ये पहल की गई है।
इस समझौते के तहत क्या होगा कि स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। समझौते में 5 शहर अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी के 250 विक्रेताओं को शामिल किया जाएगा। भारत में अत्याधुनिक पीवी निर्माण को उत्प्रेरित करने के लिए नीति आयोग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया आज वैश्विक संगोष्ठी इंडिया पीवी एज 2020 का वर्चुअली आयोजन कर रहे हैं। सत्र के बाद वेफर्स एंड सेल्स, मॉड्यूल्स एंड प्रोडक्शन, इक्विपमेंट और सप्लाई चेन के बारे में सत्रों का आयोजन किया जाएगा। पीवी निर्माण पर निवेशकों का सम्मेलन भी शामिल है, जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भाग लेंगे। इसके बाद इन्वेस्टर्स राउंड टेबल का आयोजन होगा, जिसमें किफायती वित्त पोषण, अत्याधुनिक सौर विनिर्माण जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में विकासकर्ताओं की भूमिका जैसे भारत के सौर विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा और विचार विमर्श होगा। सत्र में लगभग 60 जाने माने भारतीय और वैश्विक सीईओ के वर्चुअली शामिल होने की उम्मीद है। सरकार ने निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंडों को अमल में लाने के लिए समय सीमा अगले साल तक बढ़ा दी है। समय सीमा बढ़ाकर अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 कर दी गई है। पहले ये मानदंड इसी अक्टूबर से लागू होने थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी करके ये जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि निर्माण उपकरण वाहनों के लिए इन मानदंडों को लागू करने पर 6 महीने की छूट देते हुए इसे 1 अप्रैल 2021 तक कर दिया गया है। संशोधन में कृषि मशीनरी जैसे कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और संयुक्त हार्वेस्टर और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग अलग उत्सर्जन मानदंड शामिल हैं। रक्षा कर्मियों के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने मृत रक्षा कर्मियों के परिजनों के लिए बढ़ी हुई साधारण पारिवारिक पेंशन के लिए लगातार 7 साल की न्यूनतम सेवा जरूरत को समाप्त कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ईओएफपी रक्षा कर्मी के पिछले वेतन का 50% होती है और ये सेवा के दौरान कर्मी की मृत्यु की तारीख से 10 साल के लिए देय होती है। लगातार 7 साल की सेवा जरूरत 1 अक्टूबर 2019 से खत्म कर दी गई है। अब तक रक्षा बलों के कर्मियों के परिजनों को ईओएफपी देने के लिए संबंधित रक्षा कर्मी की लगातार 7 साल की सेवा पूरी होने का नियम था, लेकिन अब ये जरूरत नहीं है। बढ़ी हुई साधारण पारिवारिक पेंशन जहां सशस्त्र बल के कर्मियों के पिछले वेतन का 50% है, वहीं साधारण पारिवारिक पेंशन यानी ओएफपी कर्मी के पिछले वेतन का 30% होती है। भारतीय वायुसेना 2 मोर्चों पर युद्ध समेत किसी भी संभावित संघर्ष के लिए तैयार है और चीन की ओर से किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए वायुसेना हर जगह पर तैनाती हुई है उसकी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि नए खतरे भारतीय वायुसेना की मजबूत क्षमता को और बढ़ाते हैं। भारतीय वायुसेना की क्षमताओं ने विरोधियों को हमेशा हैरान किया है और चीन के साथ सीमा तनाव के बीच लद्दाख में सभी क्षेत्रों में वायुसेना की उचित तैनाती की गई है। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पारंपरिक वार्षिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सोमवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राफेल के आने से वायुसेना की ताकत बढ़ी है। We are determined to handle any contingency. Undoubtedly, our capability and intent would deter. Our airlift capability was also brought into focus as we supported the Indian Army in rapid mobilization. The integration of Rafales brings in a platform armed with weapons, sensors, and technologies that is way ahead and would give us an operational and technological edge in this area. Combined with upgraded op capabilities of our current fighter fleets that is underway, it gives us the ability to shoot first and strike deep and hard. एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना 2 मोर्चों पर युद्ध सहित किसी भी संभावित संघर्ष के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि वायुसेना ने सीमा से जुड़े हर अहम हिस्से पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। Modernization is an ongoing priority area to enhance operational potential in keeping with the desired combat capability in the years to come. This includes induction of state-of-the-art modern equipment, as well as simultaneously upgrading existing systems to boost their capabilities and ensure operational relevance. सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना लगातार मजबूत भी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन परिधि के जल विवाद पर चर्चा के लिए सर्वोच्च परिषद की बैठक आज होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भाग लेंगे। बैठक में कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के उपयोग करने, बोर्डों के काम करने के मैनुअल, 2 बेसिन में पानी के उपयोग पर चर्चा होगी। तेलंगाना सरकार ने इस बैठक के संबंध में पूरी रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित और सहभागितापूर्ण चुनाव कराना प्राथमिकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे राज्यों में उपचुनाव के लिए तैनात होने वाले पर्यवेक्षकों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक में उन्होंने ये बात कही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पर्यवेक्षकों को विश्व भर में चुनाव कार्यक्रमों पर कोविड-19 के प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव कराने का फैसला लेने से पहले आयोग ने विस्तृत विचार विमर्श और स्थिति का आकलन किया। उन्होंने इस चुनाव में अतिरिक्त सावधानी बरतने पर जोर दिया, क्योंकि महामारी के बीच होने वाले चुनाव पर विश्व समुदाय की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं में विश्वास जगाने के लिए सभी प्रयास करने होंगे, ताकि मतदाता सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक आए। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच टिकट बंटवारे को लेकर सहमति हो गई है। इसका औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। राज्य में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का चुनाव होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के नए पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक बीजेपी के मुख्य कार्यालय में होगी और बीजेपी ने 26 सितंबर को अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की थी, जिसमें अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवाओं को भी शामिल किया गया था। इस दौरान उनका जोर आपसी समन्वय स्थापित करने पर रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत आज राजस्थान के कोटा में दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करेंगे। दत्तोपंत ठेंगड़ी भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक हैं। भारतीय किसान संघ की स्थापना कोटा के दशहरा मैदान में की गई थी। इस कारण से दत्तोपंत ठेंगड़ी को श्रद्धांजलि स्वरूप कोटा में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। बात कोविड अपडेट की करते हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। वहीं लगातार 14 दिन से देश में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख के नीचे बनी रही। कोरोना के खिलाफ सरकार की टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट टेक्नोलॉजी की जो रणनीति है वो कारगर साबित हो रही है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 84.34% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 55,86,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ने से वर्तमान में संक्रमित लोगों की दर कुल संक्रमित मामलों का केवल 14.11% रह गई है। देश में 9,34,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। 74,442 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 66,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एसओपी और दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में स्कूल परिसर और वहां रखी वस्तुओं की सफाई और डिसइंफेक्शन शामिल है।
इसके अलावा स्कूल में छात्रों की उपस्थिति को लेकर भी लचीलापन रहेगा और 3 सप्ताह तक कोई असेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद से खोले जाने की छूट दी गई है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित राज्यों की सरकारों की ओर से लिया जाना है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बृहद गाइडलाइन तैयार की हैं जिसमें सुरक्षा और दूरियों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं उनको स्कूल खोलते समय परिस्थितियों को देख करके और अभिभावक की सहमति से ये स्कूलों में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितनी दूरी पर होगा, तो वो जो SOP जारी हुआ है उसका भी पालन करना होगा। 2020-21 के लिए खरीफ बिक्री मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी है। सभी राज्यों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। 4 अक्टूबर 2020 तक धान की कुल खरीद 8,389 मीट्रिक टन हुई है। इससे 62,000 से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। वहीं MSP पर मूंग और गरी के खरीद की भी शुरुआत हो चुकी है। राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा राज्यों के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए 28.40 LMT दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य के लिए 1,23,000 मीट्रिक टन गरी की खरीद की मंजूरी प्रदान की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वॉल्टर रीड मिलिट्री अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जहां कोविड-19 के लिए उनका इलाज चल रहा था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो बीते 3 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। राष्ट्रपति ट्रंप अस्पताल से वापस व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। अमेरिका में इसी साल नवंबर की शुरुआत में राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं और राष्ट्रपति ट्रंप जल्द चुनाव प्रचार में शामिल होना चाहते हैं। और बात नोबेल पुरस्कारों की। मेडिसिन के क्षेत्र में साल 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस साल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हार्वी जी ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। इन वैज्ञानिकों की खोज के कारण इतिहास में पहली बार हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव हो पाया। इस साल मेडिसिन के पुरस्कार को कोरोना महामारी के कारण विशेष महत्व दिया गया। इसके साथ ही नोबेल पुरस्कारों की घोषणा का सप्ताह शुरू हो गया है। ये अवार्ड नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। उनकी इच्छा के अनुसार इस पैसे का ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो मानव जाति के लिए बेहतरीन काम करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।